कराची, जिसे रोशनी का शहर कहते हैं, उसकी चकाचौंध के नीचे एक गहरा खौफनाक अंधेरा छुपा है। ये अंधेरा है लायरी का, जो दशकों तक पाकिस्तान के सबसे खूंखार गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत का गढ़ रहा। लायरी में रहमान का फरमान ही कानून था। सरकारी रिकॉर्ड और पुलिस फाइलों के अनुसार 9 अगस्त 2009 को कानून व्यवस्था ने जीत हासिल की। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने रहमान डकैत और उसके 3 साथियों को कराची के स्टील टाउन इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया। रहमान पर PKR 5 मिलियन का इनाम था और उसकी मौत को एक कुख्यात अपराधी के अंत के रूप में दर्ज किया गया। इस आधिकारिक कहानी के मुताबिक रहमान सिर्फ एक डाकू था और उसकी मौत से लायरी में शांति बहाल हो गई। लेकिन लायरी में इस जीत का कोई जश्न नहीं मना। इसके बजाय रहमान की मौत के बाद इलाके में भारी गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। 3 सवाल ये उठने लगा कि एक खूंखार अपराधी की मौत पर जनता विरोध क्यों कर रही है। इसका जवाब पुलिस फाइलों की चुप्पी में दबा हुआ है। क्या ये वास्तव में एक मुठभेड़ थी या ये राजनीतिक रूप से नियोजित हत्या थी जिसे कानून की आड़ में अंजाम दिया गया? ये खोजी रिपोर्ट उन पुलिस फाइलों की आधिकारिक कहानी को लायरी की स्थानीय सच्चाइयों और विरोधाभासी सबूतों के सामने रखकर देखती है। इस कहानी को जानने के लिए हमें रहमान के खून की विरासत और उसके सबसे काले राज को समझना होगा। रहमान का जन्म 1975 में हुआ था। उसे अपराध की विरासत अपने परिवार से मिली। उसके पिता अबू मोहम्मद और उसके चाचा शेरू 1964 से ही ड्रग्स तस्करी के धंधे में शामिल थे। रहमान ने बहुत कम उम्र में ही ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। स्थानीय खातों के अनुसार रहमान की क्रूरता बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। कहा जाता है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने चाकू से वार करके अपना पहला हिंसक अपराध किया। ये दिखाता है कि वो जन्मजात अपराधी था, न कि गरीबी का शिकार। रहमान की आपराधिक कहानी का सबसे खौफनाक और अनसुना पहलू उसकी अपनी मां की हत्या का आरोप है। ये वो राज है जिसे पुलिस फाइलें जानबूझकर नजरअंदाज करती हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार 90 के दशक के मध्य तक रहमान अत्यधिक हिंसा में शामिल हो चुका था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि एक घरेलू विवाद के दौरान रहमान ने कथित तौर पर अपनी मां खदीजा बीबी की हत्या कर दी। सबसे चिलिंग विवरण ये है कि रहमान ने अपनी मां का गला घोटा और फिर उनके शरीर को सीलिंग फैन से लटका दिया। ये जघन्य कृत्य उसकी व्यक्तिगत क्रूरता की चरम सीमा को दिखाता है। इस तथ्य को छुपाने से रहमान के बाद के राजनीतिक संरक्षकों को मदद मिली, क्योंकि ऐसे हिंसक व्यक्ति की छवि को लायरी के रॉबिनहुड के रूप में पेश करना मुश्किल होता। ये छिपा हुआ अपराध ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज न किए गए सबसे बड़े राज में से एक है। 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने उसके गिरोह की कमान संभाली, लेकिन लायरी की असली गैंग वॉर 2003 में शुरू हुई। रहमान के मुख्य प्रतिद्वंदी अरशद पप्पू पर रहमान के पिता मामा फैजू की हत्या का आरोप लगा। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार पप्पू का इरादा केवल अपहरण का था, लेकिन हत्या हो गई। पिता की हत्या के बाद ये गैंग वॉर केवल इलाके के नियंत्रण का विवाद नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत बदला बन गया। इस बदले की आग ने लायरी में सैकड़ों लोगों की जान ली और ये संघर्ष रहमान की मौत के बाद भी जारी रहा। पुलिस फाइलों में रहमान केवल ड्रग्स तस्कर और वसूली करने वाला डाकू था, लेकिन लायरी के भीतर उसकी एक अलग ही पहचान थी। ये वो पहचान थी जिसने उसे स्थानीय लोगों का अटूट समर्थन दिलाया, जिससे पुलिस के लिए इस इलाके में घुसना असंभव हो गया। रहमान ने अपनी काली कमाई का इस्तेमाल स्थानीय कल्याण कार्यों के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया। उसने क्लिनिक, मदरसे, स्थानीय स्कूलों, पड़ोस के पार्कों और फुटबॉल टूर्नामेंटों में पैसा लगाया। कई स्थानीय लोग, यहाँ तक कि 2012 में खोजी पत्रकारों से बात करने वाले लोगों ने भी रहमान को सोशल डाकू या रॉबिनहुड कहा। यह दिखाता है कि जब PPP जैसे राजनीतिक दल लायरी की उपेक्षा कर रहे थे और स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे, तब रहमान ने उस शक्ति शून्य पावर वैक्यूम को भरा। इस जन कल्याण की आड़ में उसने अपनी सत्ता को वैधता दी और समुदाय के भीतर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। अपनी शक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए रहमान ने 2008 में पीपल्स अमन कमेटी PSC का गठन किया।
इस समूह को लायरी के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक राजनीतिक फ्रंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सच्चाई ये थी कि पीएसी एक संगठित आपराधिक मोर्चा था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिद्वंदी गिरोहों और खासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम को लायरी से खदेड़ना था। 12 पीएसी का द्वितीय कमान जफर बलोच जैसे पीपीपी के पूर्व स्थानीय नेताओं के पास था। 12 रहमान के दबदबे के कारण ये संगठन इतना शक्तिशाली हो गया कि अंततः पीपीपी पर दबाव बनने के बाद पीएसी को अक्टूबर 2011 में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। रहमान डकैत की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उसकी मौत से जुड़े सबसे बड़े राजनीतिक राज को उजागर नहीं करते। पुलिस फाइलों ने जानबूझकर ये छिपाया कि रहमान केवल एक अपराधी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मोहरा था, जिसे सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा खुला राज यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी ने लंबे समय तक रहमान के गिरोह को संरक्षण दिया। पीपीपी इस गिरोह का इस्तेमाल एमक्यूएम के कराची में विस्तार को रोकने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में करती थी। रहमान का समर्थन इतना महत्वपूर्ण था कि 2008 के आम चुनावों में पीपीपी के उम्मीदवार नबील गबोल और रफीक इंजीनियर ने लायरी की सीटें रहमान के समर्थन के दम पर जीती थी। यहाँ तक कि एमक्यूएम की सांसद नादिया गबोल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि रहमान के समर्थन के बिना पीपीपी उम्मीदवारों का जीतना संभव नहीं था। राजनीति में रहमान की पहुंच तब और स्पष्ट हुई जब 2007 में बेनजीर भुट्टो की वापसी पर हमला हुआ। हमले के बाद रहमान ने सक्रिय रूप से बेनजीर को बिलावल हाउस तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद की थी। ये घटना उसकी उच्च स्तरीय राजनीतिक उपयोगिता और पहुंच का सीधा प्रमाण है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में केवल कानून तोड़ने वाले के रूप में दिखाना असंभव है। खोजी रिपोर्टों में एक और गंभीर पहलू सामने आया। ये संदेह था कि रहमान के कई सहयोगी बलूच अलगाववादी समूहों के प्रति सहानुभूति रखते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा माना जाता था कि रहमान स्वयं बलूच राष्ट्रवादी समूहों को वित्तीय सहायता देता था। बलूच नेशनल पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट जाहिद बलूच उसके करीबी दोस्त थे। ये संबंध रहमान के मामले को केवल स्थानीय अपराध से उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर ले गया। अगर ये सच था कि वो अलगाववादियों को पैसा दे रहा था, तो सैन्य और खुफिया एजेंसियों के लिए वो एक डाकू से कहीं ज्यादा खतरनाक खतरा बन गया था, जिसे खत्म करना राजनीतिक जरूरत बन गया था। रहमान के अंत का सबसे निर्णायक कारण उसकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उसने 2001 के स्थानीय चुनावों में अपने खुद के उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश लायरी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की थी, जिसने सीधे तौर पर पीपीपी नेतृत्व को चिंतित कर दिया। जिस पार्टी ने उसे पाला और इस्तेमाल किया जब वो राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गया, तो वो उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक देनदारी बन गया। रहमान के करीबी दोस्त शाह बलूच ने सीधे आरोप लगाया कि पीपीपी ने उसे एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखा और यही उसकी हत्या का सबसे मजबूत मकसद हो सकता है। पुलिस फाइलों में रहमान की मौत को एक सीधी मुठभेड़ बताया गया है, लेकिन फोरेंसिक सबूत, मंत्री के बयानों और स्थानीय चश्मदीदों के खाते इस आधिकारिक कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रहमान डकैत को उस ऑपरेशन में मारा गया जिसका नेतृत्व एसपी चौधरी असलम खान कर रहे थे, जिन्हें अपने कड़े एनकाउंटर के लिए जाना जाता था। लेकिन रहमान की मौत के बाद तत्कालीन मंत्री जुल्फिकार मिर्जा ने एक बेहद असामान्य बयान दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने ही रहमान को मारा था, लेकिन साथ ही उन्हें इस काम का पछतावा भी है। मंत्री का ये व्यक्तिगत दावा दर्शाता है कि ये कार्रवाई किसी सामान्य पुलिस ऑपरेशन से कहीं ज्यादा थी। ये एक उच्च राजनीतिक स्तर पर नियोजित या कम से कम अनुमोदित हत्या थी। रहमान के मारे जाने के तरीके ने एनकाउंटर की प्रामाणिकता पर सबसे बड़े सवाल उठाए। सबसे महत्वपूर्ण सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आता है। रहमान की सबसे बड़ी विधवा फरजाना ने सवाल किया कि पुलिस के बिना किसी खरोंच के 4 लोग कैसे मारे गए। 3 जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के मेडिको लीगल ऑफिसर ने पुष्टि की कि गोलियां संभावित रूप से 3 मीटर की दूरी से चलाई गई थीं। 3 मीटर की दूरी कानूनी मुठभेड़ के बजाय क्लोज रेंज एग्जीक्यूशन, करीबी दूरी से हत्या की ओर इशारा करती है। इस सबूत को दबाने की कोशिश स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
एमएलओ ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सरकार द्वारा तुरंत सील कर दिया गया था। साक्ष्य को सील करना एक कवर अप का स्पष्ट प्रमाण है जो पुलिस फाइलों में दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा रहमान के साथ मारे गए बाबा औरंगजेब के परिवार ने दावा किया कि उन्हें मौत से पहले यातना दी गई थी। औरंगजेब के शरीर पर रस्सी के दबाव के निशान दिखाई दिए थे। रहमान के करीबी दोस्त शाह बलूच ने भी दावा किया कि रहमान को बिना सुरक्षा गार्डों के किसी डील के बहाने बुलाया गया था, जहां उसे फंसाया गया और मार दिया गया। इन सभी विरोधाभासों को हम निम्नलिखित तालिका में देख सकते हैं। एनकाउंटर के 2 चेहरे, सरकारी दावा बनाम स्थानीय साक्ष्य। पुलिस फाइलें दावा करती हैं कि रहमान की मौत कानून व्यवस्था की जीत थी, लेकिन स्थानीय विश्लेषकों और रहमान के करीबियों के अनुसार उसकी मौत का असली फायदा राजनीतिक मोर्चे पर हुआ। रहमान के करीबी मित्र शाह बलूच ने 3 प्रमुख लाभार्थियों की पहचान की जिनके मकसद रहमान की हत्या में निहित थे। 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी। ये सबसे तात्कालिक और मजबूत मकसद था। रहमान की लोकप्रियता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश ने उसे पीपीपी के लिए सीधा खतरा बना दिया था। उसे खत्म करके पीपीपी ने लायरी पर अपना राजनीतिक एकाधिकार बरकरार रखा। सैन्य, खुफिया एजेंसियां, द मिलिट्री एलिमेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से रहमान को बलूच राष्ट्रवादी समूहों को वित्त पोषित करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया था। इस संबंध ने उसे एक डाकू से कहीं ज्यादा गंभीर राष्ट्रीय विरोधी खतरा बना दिया, जिससे सैन्य प्रतिष्ठान के लिए उसे हटाना जरूरी हो गया। एमक्यूएम। रहमान का समूह एमक्यूएम का सबसे बड़ा विरोधी था। 13 उसके हटने से एमक्यूएम को उम्मीद थी कि वो अरशद पप्पू के गिरोह को समर्थन देकर लायरी के कुछ हिस्सों में घुसपैठ कर सकती है। ये विश्लेषण बताते हैं कि रहमान डकैत की मौत का कारण उसके आपराधिक रिकॉर्ड से ज्यादा उसकी राजनीतिक उपयोगिता का खत्म हो जाना था। पुलिस फाइलों की खामोशी, फोरेंसिक सबूतों को सील करना और मंत्री का अजीब बयान, ये सब मिलकर एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। ये एनकाउंटर एक राजनीतिक सफाई, पॉलिटिकल असैसिनेशन थी। रहमान की मौत के बाद लायरी का अंधेरा कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा गया। उसके सहयोगी उजैर बलूच ने पीपल्स अमन कमेटी की कमान संभाली और अपने संरक्षक के दुश्मनों से भयानक बदला लिया। ये बदला 2013 में अपनी क्रूरता के चरम पर पहुंच गया। उजैर के गिरोह ने रहमान के पुराने दुश्मन अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात को अगवा किया। उन्हें यातना दी गई, सिर कलम किया गया और उनके शवों को जलाकर राख को नाले में फेंक दिया गया। 7 सबसे खौफनाक रिपोर्टों के अनुसार उजैर बलोच और उसके सहयोगी बाबा लाडला ने कटे हुए सिरों से फुटबॉल भी खेला था। 7 उजैर ने इस कार्रवाई को अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध बताते हुए कहा था, ये कर्म है, जो बोगे वही काटोगे। ये भयानक प्रतिशोध साबित करता है कि रहमान को मारने का पुलिस का दावा कानून व्यवस्था बहाल करना पूरी तरह विफल रहा। रहमान की मौत के बावजूद गैंग वॉर जारी रहा। 2004 से 2013 के बीच गैंग संघर्षों में 800 से ज्यादा लोग मारे गए। 8 अंततः हिंसा को रोकने के लिए सरकार को 2012 और 2013 में सिंध रेंजर्स के नेतृत्व में बड़ा ऑपरेशन लायरी चलाना पड़ा, जिससे कई अन्य गैंग लीडर मारे गए या पकड़े गए। 15 लायरी के गैंग युद्ध का घटनाक्रम बताता है कि रहमान की मौत सिर्फ एक पड़ाव था, अंत नहीं। रहमान डकैत और लायरी गिरोह युद्ध का घटनाक्रम। रहमान डकैत की अनसुनी कहानी ये साबित करती है कि पुलिस फाइलों ने जो छिपाया वो उसकी क्रूरता या अपराध से ज्यादा उसकी राजनीति थी। पुलिस रिकॉर्ड एक ऐसे गैंगस्टर के अंत की कहानी बताते हैं जिसने कानून तोड़ा, लेकिन असलियत में ये उन राजनीतिक आकाओं द्वारा किया गया एक निष्कासन था जिन्होंने पहले उसे पाला, उसे अपनी चुनावी जीत के लिए इस्तेमाल किया और जब उसकी महत्वाकांक्षाएं उनके लिए खतरा बन गई तो उसे रास्ते से हटा दिया। लायरी में आज भी ये सच्चाई गूंजती है कि रहमान डकैत की मौत एक खुला राज थी, राजनीतिक स्वार्थ के लिए की गई एक हत्या जिसे पुलिस एनकाउंटर के नाम पर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया।